हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले वीडियो में हमने बात करी थी मेसोमेरिक इफेक्ट के बारे में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रेजोनेंस एनर्जी एंड स्टैटिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस, दैट इज SIR इफेक्ट या फिर सर इफेक्ट भी बोलते हैं इसे। सबसे पहले बात करें रेजोनेंस एनर्जी की। तो अगर डेफिनेशन की बात करें तो इट इज़ द पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द रियल हाइब्रिड एंड द मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है। अब किसी भी मॉलिक्यूल में जो उसकी स्टेबिलिटी होती है वो रेजोनेंस एनर्जी के प्रोपोर्शनल है। मतलब जितनी ज़्यादा रेजोनेंस एनर्जी होगी उतनी ज़्यादा उसकी स्टेबिलिटी होगी। एक एग्जांपल से समझते हैं इसको। जैसे मान लीजिए कि आपने कोई मॉलिक्यूल लिया, उसके 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं। ये क्या है? 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ठीक है। अब उसका एक रियल हाइब्रिड भी होगा, तो हमने उसका रियल हाइब्रिड यहां बना दिया। ठीक है। अब हमें पता है कि रियल हाइब्रिड की स्टेबिलिटी क्या होती है, किसी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से ज़्यादा होती है। स्टेबिलिटी ज़्यादा है इसका मतलब एनर्जी कम है, तो एनर्जी हमने कम दिखाया है। अब हम बात कर रहे हैं ये जो 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है? हमने बोला 1 सबसे स्टेबल है। ठीक है। दैट इज द मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अमंग दीज 4। तो जो भी एनर्जी डिफरेंस होगा रियल हाइब्रिड और 1 के बीच में, उसे क्या बोलेंगे हम? रेजोनेंस एनर्जी। ठीक है। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं बेंजीन का। बेंजीन के अंदर अगर हम बात करें तो ये जो उनके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं वो दोनों कैसे हैं? इक्विवेलेंट है, इसलिए हमने एक ही लेवल पर रखा है उसे। वो कैसे हैं? इक्विवेलेंट। अब ये क्या है? हमारा रियल हाइब्रिड। ठीक है। अब इनके बीच में जो एनर्जी डिफरेंस है, ये एनर्जी डिफरेंस एक्सपेरिमेंटली देखा गया है। वो कितना है? 36 किलो कैलोरी पर मोल, या फिर बोल सकते हैं 151 किलो जूल्स पर मोल। ठीक है। चलिए अब देखते हैं कि ये बेंजीन का जो रेजोनेंस एनर्जी आया, वो आया कैसे इतना। ठीक है। अब इसका एक और डेफिनेशन हम समझ सकते हैं। वो क्या है कि जो भी हमारा थ्योरेटिकल एंड एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज आएंगे, किसका? हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का। ठीक है। जो डिफरेंस आएगा उसे हम रेजोनेंस एनर्जी बोलते हैं। अब पहले समझते हैं कि हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होता क्या है। ठीक है। अब देखो, अगर हम डेफिनेशन की बात करें हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन की, तो हम ये बोल सकते हैं कि अगर आप एक मोल कोई भी अनसैचुरेटेड कंपाउंड ले, उसको आप एक्सेस ऑफ हाइड्रोजन से रिएक्ट कराएं, तो जो बनने वाला हमारा सैचुरेटेड कंपाउंड है उसके साथ जो भी एनर्जी रिलीज होगी उसे ही हम क्या बोलते हैं? हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे? जो भी चेंज इन एंथैल्पी होगा व्हेन 1 मोल ऑफ एनी अनसैचुरेटेड कंपाउंड रिएक्ट्स विद एक्सेस ऑफ हाइड्रोजन टू फॉर्म सैचुरेटेड कंपाउंड एट कांस्टेंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड रूम टेम्परेचर। इसको देखते हैं एग्जांपल से। मान लीजिए आपने यहाँ एक अल्कीन ले लिया। आपने अल्कीन में क्या कराया? कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। क्या कराया? कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। ठीक है। आप यहाँ पैलाडियम की जगह पे निकल या फिर प्लैटिनम भी ले सकते हैं। अब आपने जब इसको कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन कराया तो हमारा क्या बन गया? ये बन गया अल्कीन। ये क्या बन गया? हमारा अल्कीन। क्या बन गया? हमारा अल्कीन। ये क्या था? हमारा अल्कीन। अब यहाँ एनर्जी रिलीज होगी। अब हम कैसे बोल सकते हैं कि ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है? सबसे पहली बात, अगर मैं बात करूं अल्कीन और अल्केन में किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, तो हम बोलेंगे अल्कीन की स्टेबिलिटी क्या है? ज़्यादा है। ये इसकी क्या होती है? स्टेबिलिटी इज हायर। इसकी स्टेबिलिटी क्या होती है? कम होती है। इसकी स्टेबिलिटी क्या होती है? कम होती है। अब ऐसा कैसे बोल सकते हैं कि भाई अल्कीन लेस स्टेबल है और अल्कीन ज़्यादा स्टेबल है? इसका रीज़न है CH बॉन्ड। ठीक है। sp3 कार्बन, यानी ये क्या है? sp3 कार्बन से जुड़े हुए CH बॉन्ड की एनर्जी क्या होती है? ज़्यादा होती है। तो अगर मैं बॉन्ड एनर्जी की बात करूं तो हमारा अल्केन बॉन्ड एनर्जी के टर्म्स में स्टेबल है। वो काफ़ी स्टेबल मॉलिक्यूल है एज कम्पेयर टू अल्कीन। ठीक है। वहाँ सारे के सारे बॉन्ड्स कैसे हैं? प्राइमरी बॉन्ड्स हैं। यहाँ क्या है? एक पाई बॉन्ड है। पाई बॉन्ड इज वीक एज कम्पेयर टू सिग्मा बॉन्ड।
तो हम क्या बोलेंगे, स्टेबिलिटी कम है तो इसकी एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी, और इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है तो एनर्जी क्या होगी, कम हो जाएगी। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बोलता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। तो अगर यहाँ एनर्जी ज़्यादा थी, यहाँ एनर्जी कम हो गई, तो जो एक्सेस एनर्जी वो कहाँ गया, वो एटमॉस्फेयर में रिलीज हो गया होगा ये एनर्जी। तो इसे ही हम क्या बोलते हैं, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजनेशन करा रहे हैं आप, तो उसके वजह से ये हीट रिलीज हो रही है। ठीक है, चलो एक और चीज़, अगर मैं बात करूँ दो एल्कीन्स की, एक एल्कीन बहुत स्टेबल है, एक एल्कीन बहुत कम स्टेबल है, एक हाईली स्टेबल, एक बहुत लेस स्टेबल, तो उन दोनों में कंपेयर करें किसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन की वैल्यू ज़्यादा होगी, तो जिसकी स्टेबिलिटी कम है, जिसकी स्टेबिलिटी कम है उसकी HOH की वैल्यू ज़्यादा होगी। रीज़न क्या है कि जितनी स्टेबिलिटी कम होगी उतना ही आपका रिएक्शन फॉरवर्ड की तरफ प्रोसीड करेगा, उतना ही अल्केन बनना चाहेगा, जितना अल्केन बनना चाहेगा उतना ही ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगा। तो हम बोल सकते हैं जितना स्टेबल अल्कीन उतना कम हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, जितना अनस्टेबल अल्कीन उतना ही ज़्यादा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि जो हमारा HOH की वैल्यू होती है वो क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। मान लो आपने एक साइक्लोहेक्सेन ले लिया, उसमें एक पाई बॉन्ड लगा दिया। ठीक है, अब हम इसको रिएक्शन करा रहे हैं, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन करा रहे हैं इसका, तो हमारा क्या बन गया, साइक्लोहेक्सेन बन गया। ठीक है, तो यहाँ कुछ एनर्जी निकलेगी, हम उसे बोल देते हैं 120 किलो जूल पर मोल। यानी कि एक पाई बॉन्ड को हाइड्रोजनेट करने के लिए आपको 120 किलो जूल एनर्जी रिलीज हुई। तो अगर मैं दो के बारे में बात करूं, दो के बारे में यानी इस मॉलिक्यूल में बात करें, अगर दो पाई बॉन्ड को मैं हाइड्रोजनेट कर रहा हूं तो यहाँ कितनी एनर्जी रिलीज होगी, 2 इंटू 120 यानी कि 240 किलो जूल्स पर मोल। ठीक है, लेकिन अगर मैं तीसरा एग्जांपल देखूं तो यहाँ पर भी तो दो ही पाई बॉन्ड है। ठीक है, तो क्या यहाँ भी एनर्जी 240 निकलेगी, 240 किलो जूल्स पर मोल? क्या यहाँ भी इतनी एनर्जी रिलीज होगी? तो नहीं, ऐसा नहीं होगा। अब ये जो वैल्यू है 240 वो क्या है, हमारा थ्योरेटिकल वैल्यू है। ठीक है, थ्योरेटिकली होना चाहिए था कि दो पाई बॉन्ड हो रहा है आपका हाइड्रोजनेट, तो एक के लिए 120, दो के लिए 240। बट एक्सपेरिमेंटल जो आया है, जो भी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है वो उसकी होती है 232 किलो जूल्स पर मोल। ठीक है, अब ऐसा क्यों हुआ, ये वैल्यू 232 क्यों आई, 240 क्यों नहीं आई, वो 8 किलो जूल का डिफरेंस क्यों आया? तो वो आया रेजोनेंस की वजह से। अगर मैं यहाँ बात करूँ इस मॉलिक्यूल में, तो यहाँ जो ये पाई बॉन्ड्स हैं दोनों, वो कैसे हैं, आइसोलेटेड। वो कैसे हैं, आइसोलेटेड, मतलब यहाँ पर कोई रेजोनेंस नहीं हो रहा। लेकिन यहाँ जो है पाई बॉन्ड वो कैसे हैं, कॉन्जुगेटेड। वो कैसे हैं, कॉन्जुगेटेड। तो कॉन्जुगेटेड सिस्टम में क्या हो रहा है, रेजोनेंस होगा, रेजोनेंस होगा तो स्टेबिलिटी आएगी, स्टेबिलिटी आएगी तो हमारा जो HOH की वैल्यू है वो घट जाएगी, हमने अभी बात करी। तो अगर HOH की वैल्यू घट गई तो जो डिफरेंस है ना एक्सपेरिमेंटल और थ्योरेटिकल का, उसे ही क्या बोलते हैं हम, रेजोनेंस एनर्जी। तो यहाँ रेजोनेंस एनर्जी कितनी हो जाएगी, 8 किलो जूल्स पर मोल। ठीक है, क्लियर है। अगर बेंजीन की बात करें तो यहाँ पे बोल सकता था मैं 3 इंटू 120 यानी कि 360 किलो जूल्स पर मोल, पर ये कैसा है, दिस इज थ्योरेटिकल। अगर एक्सपेरिमेंटल बात करूं तो वो होता है 209 किलो जूल्स पर मोल। अब यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ कि भाई यहाँ भी रेजोनेंस हो रहा, और ये एक एरोमेटिक कंपाउंड भी है, ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है। हम अगली क्लास में बात करेंगे एरोमेटिक कंपाउंड्स की स्टेबिलिटी के बारे में। तो एरोमेटिक कंपाउंड बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं, इसीलिए यहाँ पर एक्सपेरिमेंटल वैल्यू बहुत ही ज़्यादा कम आई है। बोलने का मतलब है कि आप बेंजीन को हाइड्रोजनेट करना है तो आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज नहीं होगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो डिफरेंस आ रहा है वो डिफरेंस कितना है, 151
किलो जूल्स पर मोल, जिसको आप कन्वर्ट करोगे तो ये क्या होगा 36 किलो कैलोरी पर मोल। क्लियर है? तो यही क्या है, रेजोनेंस एनर्जी ऑफ बेंजीन। चलो अब यहाँ कुछ मॉलिक्यूल्स के रेजोनेंस एनर्जी दे रखे हैं। जैसे नैप्थलीन की बात करूँ तो 255, एंथ्रासीन 349, फिनांथ्रीन 382, पिरिडीन 96। तो इस तरह से आप और भी मॉलिक्यूल्स के इंटरनेट पे चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस या फिर सर इफेक्ट। इसको समझते हैं एक एग्जांपल से। अब देखो, मान लो हमने यहाँ पे एक मॉलिक्यूल लिया है जिसमें बेंजीन पे 3 नाइट्रो ग्रुप जुड़े हैं और एक ब्रोमीन एटम जुड़ा है। हमने नंबरिंग कर दी है 1 2 3 4 5 6, वो कार्बन का नंबर है। हम यहाँ IUPAC नेम नहीं लिख रहे हैं इसका, हमने सिर्फ दिखाने के लिए लिखा है कि कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3 एंड सो ऑन डेजिग्नेट कर दिया हमने बस। अब देखो, अगर मैं क्वेश्चन पूछूं कि बॉन्ड लेंथ ऑफ C2 नाइट्रोजन, C6 नाइट्रोजन एंड C4 नाइट्रोजन, इन तीनों में क्या रिलेशन है? अगर मैं पूछूं इन तीनों के अंदर क्या रिलेशन है, कौन ज्यादा है, कौन बराबर है, क्या तीनों बराबर हैं, तो क्या आंसर होगा इसका? देखो, NO2 कैसा ग्रुप है? -M ग्रुप है। ठीक है, ये भी -M है, ये भी -M है और ये भी -M है। लेकिन अब इस ब्रोमीन के इतने बड़े साइज की वजह से क्या होगा? क्या कोई असर पड़ेगा? स्टेरिक रिपल्शन होगा? हाँ। अब देखो, यहां पर ये जो पाई बॉन्ड है, कौन सा पाई बॉन्ड? दिस पाई बॉन्ड, इसके बारे में बात करूं तो ये -M कैसे दिखाएगा? ये इधर जाएगा और ये इस तरफ शिफ्ट करेगा। ठीक है, तो उसके वजह से क्या होगा, यहाँ पर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप होगा। कहाँ? इस बॉन्ड में क्या डेवलप होगा? पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। सिमिलरली इधर भी बोल सकता हूँ मैं, ये इधर शिफ्ट करेगा तो ये इधर आएगा, तो C6 और N के बीच में भी क्या होगा? पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। सिमिलरली ये इधर शिफ्ट करेगा तो ये इधर आएगा, तो मैं बोल सकता हूँ सभी के अंदर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा। अब बात करते हैं कि इनमें रिलेशन क्या होना चाहिए। अब मैं ये बात कर रहा था कि इन आइडियल सिनेरियो ऐसा होना चाहिए था, पर ऐसा होता नहीं है। ऐसा होता नहीं है। अब देखते हैं होता क्या है। अब देखो, इस ब्रोमीन एटम के बड़े साइज की वजह से यहाँ क्या होता? रिपल्शन। और यहाँ भी क्या होगा? रिपल्शन। ऑर्थो पोजिशन पे है तो सबसे नियरेस्ट है, रिपल्शन तो होना पक्का है। अब देखो, इस रिपल्शन की वजह से क्या होता कि ये जो NO2 ग्रुप है, ये जो NO2 ग्रुप है, ये पूरा ग्रुप और ये ग्रुप, ये दोनों क्या होते हैं? प्लेन से बाहर चले जाते हैं। क्यों जाते हैं? रिपल्शन को कम करने के लिए। अब कोई बोलेगा ब्रोमीन क्यों नहीं जाता? लेकिन ब्रोमीन तो एक स्फेरिकल एटम है, तो एक स्फेयर को आप एक लाइन में पकड़ कर रोटेट करोगे तो वो प्लेन से बाहर कैसे जाएगा? वो तो एक ही एक्सिस पे घूमता रहेगा, ये इसी एक्सिस पे ऐसा घूमता रहेगा, उससे क्या फर्क पड़ रहा? उससे रिपल्शन कम तो नहीं होगा। लेकिन ये कैसा था? पहले sp2 था, ठीक है, यानी कि प्लेन में था, इस पेपर के प्लेन में था। लेकिन अब ये क्या करेगा? प्लेन से बाहर चला जाएगा। प्लेन से बाहर जाएगा तो जो डिस्टेंस है ब्रोमीन और ऑक्सीजन एटम्स के बीच में वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। उसके वजह से स्टेबिलिटी क्या होगी? बढ़ जाएगी। तो ये जो दोनों NO2 ग्रुप्स हैं C2 और C6 पे, वो दोनों ही प्लेन से बाहर जाएंगे। अब एक बात बताओ, हमने पढ़ी थी कि रेजोनेंस वही होता है जहां पर प्लेनरिटी होती है। एक ही प्लेन में होना बहुत ज़रूरी है, वो पार्ट ऑफ द मॉलिक्यूल जहां रेजोनेंस हो रहा है। अगर ये प्लेन से बाहर चला गया तो क्या यहाँ रेजोनेंस हो सकता है? नहीं। तो हम क्या बोलेंगे? यहाँ पर कोई -M नहीं हो पाएगा, यहाँ पे भी कोई -M नहीं हो पाएगा। अगर -M नहीं हुआ तो बताओ यहाँ पे प्योर सिंगल बॉन्ड होंगे? बिल्कुल होंगे। यानी C2N और C6N ये दोनों कैसे होने वाले हैं? C2N और C6N ये कैसे होने वाले हैं? सिंगल बॉन्ड। ये कैसे होंगे? सिंगल बॉन्ड्स होंगे। अब सिंगल बॉन्ड लंबे होते हैं या छोटे होते हैं? दे आर लॉन्गर, दे आर लॉन्गर। अब मैं बात करूं C4 और N की, तो बताओ क्या इस NO2 पे कोई असर पड़ रहा? क्या इसके आसपास में कोई ऐसा बल्कि ग्रुप है? नहीं। तो मैं क्या बोलूंगा? ये -M दिखाएगा, यहाँ -M होगा। अगर यहाँ -M होगा तो मैं क्या बोलूंगा कि यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर क्या होगा? आएगा। उसके वजह से क्या होगा? इसका बॉन्ड लेंथ
बॉन्ड लेंथ क्या होगा, डिक्रीज होगा, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ जाएगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। क्लियर है? तो इस तरीके से हम बता सकते हैं कि स्टेरिक रिपल्शन की वजह से क्या हुआ, रेजोनेंस प्रिवेंट हो गया। तो इसका डेफिनेशन भी यही है कि रेस्ट्रिक्शन ऑफ रेजोनेंस ड्यू टू स्टेरिक रिपल्शन। ये जनरली सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन में दिखता है जहां बल्कि ग्रुप्स होते हैं। तो उन बल्कि ग्रुप्स की वजह से क्या होता है कि जो भी कॉन्जुगेटेड ग्रुप है वो प्लेन से बाहर चला जाता है और कॉन्जुगेशन लॉस हो जाता है। उस कॉन्जुगेशन की लॉस की वजह से रेजोनेंस बंद हो गया, उसके वजह से हम ये सारी चीज़ें ऑब्जर्व कर पाते हैं। ठीक है, चलो अब बात करते हैं कि एसआर इफेक्ट ग्रुप्स पे कैसे डिपेंड करता है। जैसे मान लो आपने एक छोटा ग्रुप लिया, एक बड़ा ग्रुप लिया, तो बड़े ग्रुप का मतलब क्या है, बल्कीनेस। अगर बल्कि ग्रुप है तो क्या बोलेंगे, ज़्यादा एसआईआर इफेक्ट होगा। ठीक है, तो अगर यहाँ एक एग्जांपल देखूँ तो मैं क्या बोलूँगा कि यहाँ सभी बेंजोइक एसिड के अंदर ऑर्थो पोजीशन पे आपने लगा रखा है अल्काइल ग्रुप। तो अगर मैं लेफ्ट से राइट जा रहा हूँ तो क्या हो रहा, बल्कीनेस बढ़ रहा। यहाँ क्या है, मिथाइल, यहाँ इथाइल, इधर क्या है, मिथाइल, इधर इथाइल, इधर आइसोप्रोपाइल और इधर टर्ड ब्यूटाइल। तो ऑब्वियसली बात है, बल्कीनेस बढ़ रहा। तो एस आई आर इफेक्ट के बारे में बात करूँ तो वो भी क्या होगा, अगर इसे मैं ए, इसे बी, इसे सी और इसे डी बोलूँ तो ए में ज़्यादा है, देन बी में, इसका रिवर्स हो जाएगा, ए में सबसे कम, देन बी, देन सी, देन डी। इस तरीके से हम जब एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम इसको देखेंगे कि ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड की स्टेबिलिटी जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है वो मेटा और पैरा से ज़्यादा ही होती है। ड्यू टू दिस रीजन वहाँ पे हम बहुत डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे। चलो अगला एग्जांपल देखें। मान लो यहाँ पर आपने ले लिया बेंजोइक एसिड और ऑर्थो पे लगा दिया 2 मिथाइल, और एक और लिया, यहाँ पे क्या है, एक इंटरमीडिएट कार्बन आ गया, उससे जुड़ा है सी ग्रुप। तो इन दोनों में कंपेयर करूँ मैं कि उस सी को एस आई आर इफेक्ट कहाँ ज़्यादा लग रहा है, कहाँ कम लग रहा, तो मैं बोलूँगा कि यहाँ एस आई आर ज़्यादा लगेगा। क्यों? क्योंकि ये क्लोज है, यहाँ रिपल्शन ज़्यादा हो सकता है। बट चूंकि यहाँ एक कार्बन आ गया बीच में, उसके वजह से रिपल्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि जो डिस्टेंस है दोनों ग्रुप्स के बीच में वो क्या हो गया, कम हो गया। ठीक है, अब देखो स्मॉलर ग्रुप जो होते हैं जैसे ओ OH हो गया, NH2 हो गया, साइनाइड हो गया, वो एक्सपीरियंस नहीं करते ऐसा इफेक्ट। ठीक है, इतना छोटे होते हैं वो एक्सपीरियंस नहीं कर पाते। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ बात करूँ मैं तो ये जो ओ OH है इस पर कोई एस आई आर इफेक्ट नहीं लगेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ जो नाइट्रो है वहाँ पे एस आई आर इफेक्ट लग जाएगा। ठीक है ना, हमने पहले पे भी देखा। तो यहाँ एस आई आर इफेक्ट लगेगा तो ये NO2 कैसे जाएगा, आउट ऑफ प्लेन जाएगा, आउट ऑफ प्लेन जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ क्या होगा, इन द प्लेन होगा। तो हम क्यों पढ़ रहे हैं एस आई आर इफेक्ट। अब इन दोनों की अगर एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में पूछेगा आपसे तो आप क्या बोलोगे, किसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है। अगर मैं बोलूँ इनका के वैल्यू बताओ तो आप बोलोगे इसकी के वैल्यू क्या है, ज़्यादा है। ऐसा क्यों है, क्योंकि ये माइनस एम लगा सकता है। जैसे ही आप कॉन्जुगेट बेस बनाओगे, कैसे बनाओगे आप बनाओगे इस तरह से, आपने बनाया कॉन्जुगेट बेस। अब ये कॉन्जुगेट बेस क्या करेगा, इसको इस तरीके से माइनस एम से स्टेबलाइज करेगा। कौन, NO2 ग्रुप क्या कर रहा है, माइनस एम से स्टेबलाइज। जबकि यहाँ ऐसा नहीं हो सकता, यहाँ पे माइनस एम क्या हो जाएगा, रेस्ट्रिक्टेड है। तो अगर वो माइनस एम नहीं होगा तो यहाँ जो कॉन्जुगेट बेस बनने वाला है ये स्टेबलाइज नहीं हो पाएगा। सिर्फ और सिर्फ क्या लगेगा, यहाँ पे -I लगेगा। ठीक है, तो हमने पहले भी बात करी थी कि कॉन्जुगेट बेस जितना स्टेबल उतना ज़्यादा अच्छा एसिड रहा होगा आपका। तो यहाँ पे बात करूँ पहले वाले में तो NO2 माइनस एम लगा रहा तो ज़्यादा स्टेबलाइज करेगा, तो अच्छा एसिड होगा। ठीक है, एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ में बहुत सारी बातें करेंगे इसके बारे में। अगला एग्जांपल देखिए। अब यहाँ पे मान लो मैं आपसे बेसिक स्ट्रेंथ पूछ लूँ, Kb वैल्यू, तो क्या बोलोगे आप, मतलब क्या है, इस लोन पेयर की डोनेटिंग टेंडेंसी के बारे में बात हो रही है। तो देखो यहाँ क्या होगा, यहाँ पर जो है पहले वाले में ये लोन पेयर यहाँ डिलोकलाइज हो सकता, मतलब ये लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा। लेकिन अगर मैं दूसरे वाले में बात करूँ, यहाँ बात करूँ, तो ये पूरा ग्रुप क्या होगा, आउट ऑफ प्लेन जाएगा। कहाँ जाएगा, आउट ऑफ प्लेन, क्योंकि यहाँ कैसे हैं, बल्कि ग्रुप अटैच्ड है। ये NH2 नहीं है, ये NCH3CH3 है। तो ये तो बल्कि हो गया, तो ये जैसे प्लेन से बाहर गया, प्लेनरिटी का लॉस हुआ, रेजोनेंस बंद हुआ, इसका मतलब ये लोन पेयर यहाँ कॉन्जुगेशन में नहीं आ सकता, इसका मतलब वहाँ अवेलेबल है। अगर वो वहाँ अवेलेबल है तो ज़्यादा डोनेट कर सकता है किसी एटम को, तो इसका मतलब क्या बोलूँगा मैं, बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर इसका ज़्यादा हो जाएगा। क्लियर है,
ऐसी बहुत सारे एग्जाम्पल हम पढ़ेंगे एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ के अंदर। क्लियर है? अगली वीडियो में हम बात करेंगे एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में, कि क्या होता है एरोमेटिक कंपाउंड, क्यों उनकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, व्हाट आर नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स, व्हाट आर एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स, इन सब के बारे में बात करेंगे। इफ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल, please like, share and subscribe to the channel for more videos. Thank you so much for watching. See you in the next one.